वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आज सब अच्छे होंगे और स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि एनिमल हस्बेंड्री के क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। ये डेडिकेटेड है जीविका वैकेंसी के लिए, जो जीविका के लिए वैकेंसी आई है लाइवहुड स्पेशलिस्ट के लिए, उनके लिए। आज हमारा क्लास 2 है जिसमें हम मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे कि सर इंट्रोडक्शन से डायरेक्ट मैनेजमेंट तक हम क्यों पहुँच गए। तो मैनेजमेंट तक हम इसलिए पहुँचे कि हमारा सिलेबस सबसे पहला स्टार्ट होता है मैनेजमेंट से। वो तो इंट्रोड्यूस किया मैंने कि एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअल में क्या होता है, उसको थोड़ा बहुत हमने समझा। एनिमल हस्बेंड्री क्यों पढ़ते हैं उसको समझा, इम्पोर्टेंस क्या है एनिमल हस्बेंड्री का उसको समझा। आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये लेक्चर है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस दिखाएंगे, जैसे कि हमने वादा किया है कि आपको सारी सिलेबस एनिमल हस्बेंड्री की इस जीविका के वैकेंसी के अकॉर्डिंग चलेगा। जो जीविका में सिलेबस दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना कि हम ब्रॉड पढ़ेंगे। ए टू जेड पढ़ने के लिए हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है, समय है भी तो हम कह सकते हैं कि हमारे सिलेबस में वो चीज़ें नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे सिलेबस में नहीं है उसके बारे में पढ़ना डैट मीन्स की वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आप कहेंगे तो हम जनरल से स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से चलेंगे। लेकिन अगर आप कहोगे तो ये जो टॉपिक वाइज सिलेबस दिया हुआ है मेंशन, उसको देखते हुए चलेंगे। अब सिलेबस में सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं लाइव स्टॉक के बारे में, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर लाइव स्टॉक आता है। लाइव स्टॉक डैट मीन्स की जो डोमेस्टिक एनिमल्स होता है उसको पालना लाइव स्टॉक कहलाता है। उसमें आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, काऊ, गोट, फिश एंड पोल्ट्री, इन सब का मैनेजमेंट करना है और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ना है। उसके बाद डेयरी मैनेजमेंट, डेयरी डेवलपमेंट, फिर बेसिक ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन द लूअर सेटिंग। लूअर सेटिंग में एक्वाकल्चर बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है एक्वाकल्चर और फिशरीज का, उसके बारे में। फिर डिफरेंट ब्रीड के बारे में है, जैसे कि हमने बताया ही कि ब्रीड एक एक करके हम देखेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट में आ जाता है हेल्थ केयर, हाउसिंग, न्यूट्रिशन एंड ब्रीडिंग मैनेजमेंट ऑफ काऊ, गोट, फिश एंड पोल्ट्री। इन सारी टॉपिक दिया हुआ है जो एनिमल हस्बेंड्री का है। बाकी का पोर्शन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट से है, रूरल इंटरप्रिटेशन से है। तो इसको भी कवर करेंगे। पहले अपन मेजर जो पार्ट है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइव स्टॉक मैनेजमेंट आज हम लोग देखने वाले हैं कि लाइव स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट में किन किन बातों को हम ध्यान रखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स में हम क्या देखते हैं। जैसे कि डिफिनेशन में हमने लिखाया था कि जो एनिमल हस्बेंड्री होता है वो क्या होता है, प्रबंधन का एक विधि होता है, मैनेजमेंट का एक मेथड होता है, जिसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं। पहला तो उसको रहने के लिए घर चाहिए, फिर जब घर बना लेंगे जिसे हम हाउसिंग मैनेजमेंट कहेंगे, जब घर बन जाएगा तो उसके बाद हम उसके लिए क्या चाहिए, राशन का प्रबंध होना चाहिए। तो राशन मैनेजमेंट दूसरा हमारा हो जाएगा। उसके बाद जब राशन मैनेजमेंट हो जाएगा, राशन चीज़ें सारी चीज़ दे दी, तो उसमें किसी प्रकार का डिजीज़ ना लगे, तो डिजीज़ मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। फिर डिजीज़ मैनेजमेंट के बाद उसमें ब्रीडिंग करवाते हैं, तो ब्रीडिंग मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। ये 4 मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी मैनेजमेंट, पहला हाउसिंग मैनेजमेंट, दूसरा ब्रीडिंग मैनेजमेंट, तीसरा हमारे पास आ जाता है डिजीज़ मैनेजमेंट, और चौथा राशन मैनेजमेंट। ये चारों मैनेजमेंट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैनेजमेंट समझते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट का होता है मतलब एनिमल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, पशुओं का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब क्या है, देख रेख करना, हर चीज़ रखना। अब पशु को हम क्यों पाल रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन के लिए जब हम पाल रहे हैं तो उसको हर एक टाइम पे, हर एक चीज़ पे समय पे मिले, प्रबंधन सही से हो, उसके लिए हर चीज़ प्रॉपर हो, वो क्या कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्था हो या कोई भी कॉलेज हो, उसके चलने के लिए एक मैनेजमेंटर रखा जाता है। मैनेजमेंटर क्यों रखा जाता है, कि चूँकि वो मैनेज करता है कि कब टीचर कौन पढ़ाएगा, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कितने समय में पढ़ाएगा, टेस्ट का समय क्या होगा, फिर उसके बाद मेन एग्ज़ाम कब होगा। ये सारी चीज़ें कौन करता है, स्टेप टू स्टेप मैनेजमेंटर करता है। तो इसी को कहते हैं मैनेजमेंट। अब इसमें पशु को ऐड कर दीजिए तो पशु मैनेजमेंट कहलाता है। अब पशु मैनेजमेंट में सबसे पहले तो मैनेजमेंट पढ़ना है कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसको समझते हैं। बात की जाए मैनेजमेंट का, तो मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स की बात करें, पशुओं का प्रबंधन का, तो लिखा भी हुआ है कि मैनेजमेंट, एनिमल मैनेजमेंट encompasses द प्रैक्टिस इन्वॉल्व्ड इन कैरिंग फॉर ब्रीडिंग and the raising animal, especially livestock, for the various purpose like meat, fiber, milk and other product। अब देखो एक ही बात है, हमने प्रोडक्शन के लिए अपने एनिमल्स को पाला, उस एनिमल्स को
केयर करना, देख रेख करना। अब देख रेख में क्या क्या आ जा सकता है? देख रेख में आ सकता है कि वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे प्रॉपर वाटर ड्रेनेज होना चाहिए, सीमेंटेशन फ्लोरिंग होना चाहिए, उसके साथ साथ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन होना चाहिए, अरेंज ऑफ वाटर लाइट का अरेंजमेंट सही से होना चाहिए। अब उसमें अगर बात करें कि लेंथ ऑफ हाउस का क्या होना चाहिए, तो नॉर्थ और साउथ होना चाहिए। फिर विथ का अगर हम बात करें तो ये कैसा होना चाहिए, ईस्ट एंड वेस्ट होना चाहिए। अगर आप एनिमल्स के लिए घर बनाते हैं तो उसके लिए दिशा क्या रखते हैं, ईस्ट टू वेस्ट दिशा रखते हैं, ठीक है। तो हिंदी वाले भी देख लेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है कि पशुओं प्रबंधन के पशुओं के विशेष रूप से पशुधन को देखभाल, प्रजनन और पालन पोषण से संबंधित कार्य शामिल है, जिसका उद्देश्य है मांस, फाइबर, दूध या अन्य उत्पादों जैसे हम प्रोडक्शन यहाँ से लेते हैं, इसलिए हम इसे मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट रहा। अब मैनेजमेंट जब करेंगे तो किन किन बातों को ध्यान रखेंगे उसको देखते हैं। मैनेजमेंट अगर आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, तो फैसिलिटीज़ होना चाहिए कि प्रॉपर वाटर ड्रेनेज उसमें होना चाहिए। प्रॉपर वाटर ड्रेनेज क्या है सर, तो प्रॉपर वाटर ड्रेनेज का मतलब ये है कि किसी प्रकार से उसमें वाटर लॉगिंग का कंडीशन नहीं होना चाहिए। वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम रहना चाहिए कि पानी आप अगर दे रहे हो या पानी से आप उसे नहला रहे हो तो वो पानी एक प्रॉपर वे में किसी वेस्ट जगह पे चला जाए, ना कि उस एरिया में पानी का जमाव लग जाए, तो इसको ध्यान रखना है। सीमेंटेशन फ्लोर का मतलब ये है कि नीचे फर्श जो होता है वो पक्का होना चाहिए। पक्का मतलब कह सकते हैं कि सीमेंट से उसमें प्लास्टर वगैरह सही से हो जाना चाहिए। प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए आपके पास विंडो होना चाहिए, फिर यार उसके लिए जो पंखा वंखा लगाते हैं एक जो एग्जॉशन वो होना चाहिए। अरेंजमेंट ऑफ लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए कि प्रॉपर लाइट मिले उनको, क्योंकि लाइट प्रॉपर मिलने से वो क्या हो जाता है कि एक अच्छी मैनेजमेंट के रूप ले लेता है। फिर अगर बात करें कि चौड़ाई कैसा होना चाहिए, चौड़ाई डैट मीन्स कि जो हम हाउस बना रहे हैं उस हाउस का चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ईस्ट से वेस्ट होगा। जैसे मान लो कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इस वेस्ट से ये ईस्ट से लेकर वेस्ट तक क्या हो जाएगा, इसका चौड़ाई हो जाएगा। लेकिन वहीं पूछ लिया जाए कि घर का लंबाई कैसा होना चाहिए, तो घर का लंबाई नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ होना चाहिए। और चौड़ाई कैसा होना चाहिए, तो ईस्ट ऑफ वेस्ट होना चाहिए, यानी कि पूर्व से पश्चिम इसका चौड़ाई होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण इसका क्या होना चाहिए, घर की लंबाई होना चाहिए। ये क्या रहा, फैसिलिटी रहा। फैसिलिटी किसका, तो मैनेजमेंट का। अब मैनेजमेंट कितने प्रकार के करते हैं उसको देख लेते हैं। अगर बात करें मैनेजमेंट का, किस मैनेजमेंट का, तो हाउसिंग मैनेजमेंट का। सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, हाउसिंग मैनेजमेंट। हाउसिंग मैनेजमेंट में हम घर बनाएंगे तो घर के लिए अलग अलग मेथड हो सकता है। कुछ ऐसा घर होगा जो ओपन एरिया होगा, मतलब उसमें ओपन एरिया में हम एनिमल्स रखेंगे तो उसके लिए तो शेडो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा। कुछ ऐसे एरिया होगा जो कोवर्ड एरिया होगा, तो कोवर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक हाउस मैनेजमेंट करना पड़ता है। अब पहला आ जाता है हमारा ओपन आर मेथड। ओपन आर मेथड का मतलब ये है कि एनिमल्स को हम ओपन एरिया में रखते हैं तो ओपन आर मेथड कहते हैं। फिर उसके बाद कोवर्ड आर एरिया, मतलब कोवर्ड एरिया का मतलब है कि एनिमल्स को हम एक कोवर्ड एरिया में, एक रूम वाइज एरिया में, एक वेयर हाउसिंग की तरह बनाकर हम एनिमल्स को जब रखते हैं उसे हम कोवर्ड एरिया कहते हैं। अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहला हमारा आ जाता है कि ओपन मेथड क्या होता है। ओपन का बात करें तो जैसे आपको हमने बताया कि ओपन का मतलब ये होता है कि एनिमल्स को खुले स्थान पे या खुले जगहों पे रखना, वो क्या कहलाता है, ओपन मेथड कहलाता है, ठीक है। ओपन मेथड को अगर हम बात करते हैं तो ये रूरल एरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि रूरल एरिया में क्या होता है कि ईजिली हमारे पास लैंड अवेलेबल होता है। क्या अवेलेबल होता है, लैंड हमारे पास अवेलेबल होता है और वहाँ किसी प्रकार का समस्या नहीं होता। अगर अपन पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो हम लीज पे ले सकते हैं, आसानी से मिल जा सकता है गाँव में, ठीक है। तो ओपन एरिया का हम गाँव में यूज़ करते हैं। अब इतना सारा ओपन एरिया, जितना मर्जी आपको एरिया रख सकते हैं, लेकिन यहीं आप अगर टाउन में जाते हैं तो ईजिली अवेलेबल नहीं होगा। लैंड तो पहले मिलेगा ही नहीं, अगर मिलेगा एनिमल्स रखने के लिए इतनी बड़ी लैंड तो उसके लिए कॉस्टली लगेगा, मतलब वो एक्सपेंसिव होगा। तो पहले रूरल एरिया में होता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये क्षेत्र कितना होना चाहिए, एरिया इसका कितना होना चाहिए, तो 2/3 इसका एरिया होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2/3 इसका एरिया होना चाहिए। उसके बाद पूछा जाए कि लैंड इजी अवेलेबल, यानी कि यहाँ पे जो भूमि है वो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है, आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है, यानी कि मिल जाता है, ऐसा कह सकते हो। अब देखो ओपन एरिया में कुछ स्पेशल है नहीं, ओपन एरिया में रखना, उसको राशन प्रोवाइड करना, देख रेख करते रहना, वो ओपन मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अब आ जाता है हमारा दूसरा कोवर्ड एरिया। कोवर्ड एरिया में जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे लैंड को मिलना, जैसे ये ज़्यादातर अर्बन एरिया में होता है।
अर्बन एरिया यानी कि शहरी इलाका में होता है। शहरी इलाका में आप देखते होंगे कि एक तो लैंड का वहाँ पे काफ़ी शॉर्टेज होता है, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे काफ़ी महंगा भी लैंड मिलने का चीज़ होती है, और जल्दी अवेलेबल ना भी हो पाता है, जिसके वजह से क्या हो जाता है कि वहाँ पे हम एनिमल्स कम भी रख सकते हैं, और कम रखने का समय आ जाता है। और दूसरा आ जाता है क्या कि जो भी एनिमल्स हम रख रहे हैं उसको प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये कोवर्ड एरिया की तरह हो गया। कोवर्ड एरिया मतलब उसे ढकना या फिर कवर कर देना। उस अंदर कोवर के अंदर हम जब एनिमल्स को रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कोवर्ड एरिया कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है कोस्टली लैंड, यानी कि जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली लैंड होता है, एक्सपेंसिव मेथड ही माना जाता है। उसके साथ अगर बात करें तो लैंड इज नॉट अवेलेबल, यानी कि लैंड क्या होता है, नॉट अवेलेबल होता है। अब देखो हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझते रहना। मैनेजमेंट कर रहे हैं, उस मैनेजमेंट में सबसे पहले हम उनके लिए घर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, क्योंकि जब घर बनेगा तभी तो फिर वो रह पाएगा। तो घर उनके लिए दो तरीके से हो सकता है। पहला घर ये है कि एनिमल्स को ओपन एरिया में रख दो। दूसरा ये है कि ओपन एरिया में ना रखकर उसे हम कोवर्ड एरिया में रखते हैं, ताकि उससे क्या होता है कि कोवर्ड रखने से फिर उसको मैनेजमेंट कर पाते हैं, और ये ज़्यादातर हमको अर्बन एरिया में देखने को मिलता है। तो टू टाइप्स हो गया। अब ओपन एरिया में विशेष था नहीं तो इसलिए हमने वहाँ पे नहीं पढ़ा। अब कोवर्ड एरिया का अलग अलग टाइप्स होता है। कोवर्ड एरिया में भी अलग अलग तरीके से रख सकते हैं, जैसे सिंगल रो सिस्टम। सिंगल रो सिस्टम का मतलब है कि एनिमल्स को किसी भी कोवर्ड एरिया के सिर्फ एक ही रो में रख देना सिंगल रो मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंगल रो मेथड कहलाता है। एक ही रो में, यानी कि एक ही रो में एनिमल्स को रखना सिंगल रो मेथड कहलाता है। और डबल रो मेथड का मतलब ये है कि एनिमल्स को एक डबल रो बनाते हैं, और डबल रो का मतलब ये होता है कि एक ही चैन पे दो एनिमल्स को हम रखते हैं। क्या रखते हैं, एक ही रो पे हम दो एनिमल्स को रखते हैं, उसे डबल रो सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब आगे डबल रो का भी टाइप होगा, सिंगल रो का भी तो कोई टाइप होगा नहीं, क्योंकि सिंगल में तो सिंगल एनिमल्स को हमने रख दिया और उसको हमने भोजन राशन वगैरह प्रोवाइड करा दिया। इस तरह से जब रूम बनाते हैं तो सिंगल रो होता है। अब सिंगल रो में कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमें देखनी होगी और जिसे समझनी होगी। प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि सिंगल रो सिस्टम का, तो सिंगल रो सिस्टम में तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें 10 रो सिस्टम बना सकते हैं, 8 से 10 रो सिस्टम बना सकते हैं। देखो जैसे मान लो कि कोई एक कोवर्ड एरिया, ठीक है, इसमें हम यहाँ से लेकर 10 सिंगल रो बना सकते हैं और यहाँ पे एनिमल्स रख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर आप बनाते हैं तो वो कोवर्ड एरिया नहीं कहलाएगा, क्योंकि कोवर्ड एरिया का अपना एक एरिया होता है, अपना एक लिमिटेशन होता है। तो कोवर्ड एरिया में हम कितना रखते हैं, पंक्ति प्रणाली की अगर बात करें तो 8 से 10 इसमें हम क्या रखते हैं, पंक्ति प्रणाली रखते हैं। फिर दूसरा आ जाता है हमारे पास लेंथ। लेंथ का मतलब ये है कि लंबाई कितना होना चाहिए उस एक सिंगल रो का, तो उसका लंबाई होना चाहिए 3.8 से लेकर 4.25 मीटर तक, यानी कि 3.8 से लेकर 4.25 मीटर इसका क्या होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए सिंगल रो के लिए। फिर वही पूछ दिया जाए कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स हम कितना रखते हैं, तो 16 से कम रखते हैं। कितना रखते हैं, 16 से इसमें हम कम एनिमल्स को रेयर करते हैं, यानी कि रखते हैं। किस में, तो ये हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, तो ये सिंगल रो मतलब सिंगल रो सिस्टम में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं डबल रो सिस्टम में। अब डबल रो सिस्टम की अगर हम बात करें कि डबल रो सिस्टम क्या होता है, तो डबल रो सिस्टम का मतलब यही होता है कि जो डबल रो बन जाए और उसमें हम एनिमल्स को रखें, उसे हम डबल रो सिस्टम कहते हैं। इसमें लेंथ का अगर हम बात करें तो लेंथ हो जाएगा, अब डबल रो है तो थोड़ा सा उनसे ज़्यादा होगा, तो 7.9 से लेकर 8.7 मीटर, और लंबाई जिसमें होगा 7.9 से लेकर 8.9 मीटर तक। ठीक है, नंबर ऑफ़ एनिमल्स पूछा जाएगा कि कितने एनिमल्स को हम रेयर कर सकते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो मोर देन 16 एनिमल्स रख सकते हैं। सिंगल रो में हमने कितना रखा, तो लेस देन 16 एनिमल्स रखा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिंगल ही रो था, यहाँ पे डबल रो है, तो डबल रो में आपको भी पता है कि रो जब 2 है तो एनिमल्स का नंबर ऑफ बढ़ सकता है, तो 16 से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक समय तक एक स्पेसिफिक नंबर तक रखेंगे। ऐसा नहीं है कि 16 से ज़्यादा, डैट मीन्स कि कितना भी रख दिए। ठीक है, बाकी उसका क्राइटेरिया है नहीं, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि डबल रो सिस्टम में 16 से ज़्यादा एनिमल्स को हम क्या करते हैं, रेयर करते हैं, यानी कि मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है फिर डबल रो सिस्टम का टाइप्स है। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप अगर दिमाग लगाएंगे तो एक ही चीज़ें में सारी चीज़ें समझ आएगी। हाउसिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं है, घर बनाना हाउसिंग मैनेजमेंट कहलाता है। अब उस घर में क्या क्या ध्यान रखना है उसको देखना, सारी चीज़ें प्रॉपर से।
जैसे हमने आपको बताया कि हाउस बनाना है, तो हाउस दो तरह से बना सकते हैं, कोवर्ड एरिया, उसके साथ साथ ओपन एरिया। कोवर्ड एरिया की हमने अगर बात की, ओपन एरिया में तो हमने कुछ देखा नहीं स्पेशल, सिर्फ इतना देखा कि रूरल एरिया में होता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है, और यहाँ पे खुली खुली जो रूम होता है उसमें हम एनिमल्स को रखते हैं। दूसरा हमने देखा कोवर्ड एरिया। कोवर्ड एरिया में हमने आपको बताया कि लैंड जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और फिर उस कवर्ड एरिया के फर्दर हमने दो भागों में बांटा, पहला सिंगल रो फिर डबल रो। सिंगल रो में नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करें तो 16 था, और डबल रो में एनिमल्स नंबर ऑफ एनिमल्स की बात करें तो 18 था, 16 से ज़्यादा था। फिर डबल रो, जैसे सिंगल रो बनाएंगे तो उसमें क्या स्पेशलाइजेशन है, कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं है, एरिया वगैरह डिसाइड कर लेंगे, बना लेंगे, हो जाएगा। लेकिन डबल रो बनाएंगे तो फिर उसमें भी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, उसको देखते हैं। डबल रो सिस्टम की अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है सिस्टम फेस टू फेस। देखो डबल रो है हमारे पास, रो क्या है, डबल है। अब देखो ये डबल रो आपको दिख रहा है, डबल है, तो डबल जब रो हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें फेस टू फेस एनिमल्स रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, फेस टू फेस एनिमल रख सकते हैं, और उसके साथ साथ दूसरा हमारा आता है टेल टू टेल रख सकते हैं। और ये वाली जो स्लाइड है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, चूँकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब क्यों पूछा जाता है हम बताते हैं। टेल टू टेल दूसरा हो गया, यानी कि पूंछ से पूंछ तक, और एक होगा आमने टू सामने। एनिमल्स को जो रख रहे हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं हाउस में, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं फेस टू फेस में, देखते हैं। देखो फेस टू फेस का मतलब क्या है कि एनिमल्स को जब डबल रो बना रहे हैं उसमें दोनों एनिमल्स फेस टू फेस होना चाहिए, और बीच में उसके पास खाने के लिए जो चारा का व्यवस्था है, जिसे हम लोग अपने ठेठ भाषा में नादी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। तो कहीं पे नदिया बोला जाता है, कहीं पे नादी बोला जाता है। तो नादी में जो भी चीज़ें हम रखते हैं खाने के लिए, वो दोनों एनिमल्स एक ही नादी से खाते हैं, इस रो से की एनिमल भी और इस रो के एनिमल्स भी। तो इसको हम हेड टू हेड मेथड भी कह सकते हैं। हेड टू हेड मेथड, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका हेड और इसका हेड दोनों हेड टू हेड है, और इसके साथ साथ इन मेथड कह सकते हैं। इन मेथड का मतलब है, इन मेथड का मतलब होता है में, और मेथड का मतलब होता है विधि, यानी कि एक ही नाद में दोनों एनिमल्स को भोजन का व्यवस्था लगा दे रहे हैं, और ये डबल रो सिस्टम का व्यवस्था है, तो इसे हम इन मेथड भी कहते हैं। तो आपको इजीली ये याद रखना है कि इस मेथड को किस किस नामों से जानते हैं। पहला फेस टू फेस मेथड, जो आमने सामने का बात होता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है हेड टू हेड मेथड। ठीक है, तो हेड टू हेड मेथड भी कहते हैं और इन मेथड भी कहते हैं। इन नाम को याद रखना है, ताकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताओ फेस टू फेस का अदर नाम क्या है या दूसरा नाम क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो दिक्कत हमको देखने को मिलता है वो ये है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या फिर इंस्पेक्शन ऑफ डिजीज हो। इन्फेक्शियस का मतलब ये होता है संक्रामक रोग। अब देखो भोजन एक ही थाली में खा रहा है, ऐसे कह सकते हैं। जब दोनों एक ही नादी में या फिर एक ही नाद में भोजन कर रहा है, तो इस दौरान क्या होगा कि ये जो भोजन कर रहा है, अगर मान लो कि इस एनिमल्स में किसी प्रकार का डिजीज है, तो इसका भोजन तो मिक्स है, जिसे हम जूठा कहते हैं, तो ये भी एनिमल्स अपटेक कर लेगा। तो हो सकता है कि इस एनिमल में भी डिजीज हो जाए, हो सकता है कि ये एनिमल्स प्रोडक्टिव है और ये एनिमल्स नॉन प्रोडक्टिव है, फिर किसी कारणवश इसका भोजन इन्होंने खा लिया, चूँकि ये तो मिश्रित है, तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, डिजीज इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। अब आपसे पूछ लेगा कि फेस टू फेस का क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, यानी कि एडवांटेज क्या है और क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहले अगर हम एडवांटेज का बात करते हैं, तो एडवांटेज में हमारा आ जाता है कि एनिमल्स को हम सबसे पहला ये चीज़ है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स हम यहाँ पे ज़्यादा रख सकते हैं। ठीक है, डबल रो में। और फेस टू फेस में क्या है कि हमें आसानी होगा उसे भोजन देने में, उसे मैनेजमेंट करने में। लेकिन ये इफ़ेक्टिव मेथड नहीं माना जाएगा। क्या नहीं माना जाएगा, इफ़ेक्टिव मेथड नहीं माना जा रहा, क्योंकि हमारा एक ही पर्पस है एनिमल्स का रेयर करना, वो है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, तो हमको प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, और प्रोडक्शन ज़्यादा कब मिल सकता है, जब उसको हम एक एक केयर को सही से करें, वो एक एक स्टेप सही से केयर रखेंगे तब। जैसे उसके राशन भी सही से देंगे, उसको हाउसिंग भी सही से रखेंगे, तो हो सकता है कि हमारा प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं मुनाफा देखने को मिले या फिर बढ़ोतरी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे फेस टू फेस रखने से ये दिक्कत हो जा रहा है कि जो भी हम भोजन दे रहे हैं सारे एक मिक्स करके खा रहे हैं, और उससे डिजीज इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे जनरली आप लोग को अगर बोला जाता है कि जूठा चीज़ें नहीं खाएं, क्यों बोला जाता है, क्योंकि मान लो कि किसी पर्सन को जिसका आप जूठा खा रहे हो सकता है उसका कोई डिजीज हो, तो आपको लग सकता है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फेस टू फेस मेथड उतना इफेक्टिव नहीं माना जाता है। इसमें नंबर ऑफ़ एनिमल्स याद रखना है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितना रखते हैं, तो लेस देन 36 एनिमल्स को हम यहाँ पे रेयर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
अगला हमारा टॉपिक ये है कि टेल टू टेल मेथड क्या होता है। क्या टेल टू टेल मेथड क्या होता है? पूंछ से पूंछ तक, यानी कि टेल टू टेल में ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेज फेस टू फेस का ही है तो इसको आप इग्नोर कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ टॉपिक समझ। फेस टू फेस का मतलब होता है कि रो दो है होगा हमारे पास, उसमें अलग एनिमल इधर की तरफ और इधर की तरफ, यानी कि जिस तरह इसका हेड टू हेड मेथड में आपने देखा उसी तरह आप देखेंगे टेल टू टेल। टेल का टेल मतलब पूंछ दोनों का आमने सामने होगा, ठीक है। बाकी दोनों का जो माउथ पार्ट है वो अलग अलग होगा, ठीक है। अब इस मेथड को किस किस नामों से जानते हैं इसको पहले देखते हैं। सबसे पहला टेल टू टेल मेथड को हम आउट मेथड से देखते हैं। अब देखो याद करने का क्या आसान तरीका है। इन का मतलब क्या था? जब एक ही नाद में एक ही थाली में सब कोई दोनों एनिमल्स भोजन करता था तो उसे हम इन मेथड के नाम देते थे। लेकिन वहीं दोनों एनिमल्स आउट है मतलब अलग है। अलग कहाँ पे है? तो उसके भोजन का प्रक्रिया अलग अलग है, इंडिविजुअली है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउट मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? आउट मेथड कहते हैं, ठीक है। तो इसे याद रखना है कि टेल टू टेल मेथड को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं। दूसरा हमारे पास है कि ये बेस्ट मेथड माना जाता है। क्यों बेस्ट मेथड माना जाता है? तो आप ही समझिए कि जब आप किसी के साथ भोजन नहीं कर पाते हैं एक साथ में या उसके थाली में, क्यों नहीं कर पाते हैं? कि कोई डिजीज वगैरह ना मुझे फैल जाए, कोई डिजीज वगैरह ना मुझे लग जाए, तो इस वजह से हम आप थाली शेयर करना नहीं पसंद करते हैं। तो उसी लिए जब इसमें हम थाली ही बदल देंगे, जब इंडिविजुअल कर देंगे, तो इससे क्या होगा? किसी भी एनिमल्स का किसी का दूसरे एनिमल्स में डिजीज ट्रांसफर या फिर संक्रमण नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसे हम बेस्ट मेथड के रूप देते हैं और बेस्ट मेथड मानते हैं। फिर हमारा आ जाता है कि नंबर ऑफ़ एनिमल्स। इसमें नंबर ऑफ़ एनिमल्स कितना रखेंगे? तो कायदे से अगर बोला जाए तो नंबर ऑफ़ एनिमल्स इसमें मोर देन 36 हम रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं? मोर देन 36 रख सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे डाटा पूछा जाए तो मोर देन 28 इसमें एनिमल्स को हम क्या करते हैं? रेयर करते हैं, ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। ये टेल टू टेल मेथड का है। और टेल टू टेल मेथड में क्या याद रखना है? तो आउट मेथड है, बेस्ट मेथड है और नंबर ऑफ़ एनिमल्स 28 रखते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म हैं, ये तो हमने समझ गया कि एनिमल्स को कैसे रखना है, कैसे हाउसिंग मैनेजमेंट करना है। अब उस हाउसिंग मैनेजमेंट में भी कुछ ऐसे हाउस को भी बनाना होता है जो एनिमल्स को स्पेशल प्रैक्टिसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहला हमारा आता है मिल्क बर्न या मिल्क पार्लर। जिस तरह से ब्यूटी पार्लर होता है, ब्यूटी पार्लर में क्या होता है? लेयर वगैरह लगता है, मतलब लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती है सुंदर दिखने के लिए। तो उसी तरह से ब्यूटी पार्लर क्या है? एक रूम है जिसमें क्या हो रहा है? एनिमल्स को नहीं, एक गर्ल्स को यानी कि महिलाओं को उसमें सजाया जाता है, उसे हम ब्यूटी पार्लर कहते हैं। उसी तरह मिल्क पार्लर, मिल्क बर्न का मतलब ये है कि वो ऐसा स्थान बनाना उस हाउसिंग में जहाँ पे हम एनिमल्स को लाकर दूध उत्पादन कर सकते हैं, दूध देने का स्थान कह सकते हैं। जैसे मान लो कि जहाँ पे आप एनिमल्स को रेयर कर रहे हैं वहीं पे तो आप मिल्किंग नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो ये कहाँ देखा जाता है? लोकल एरिया में देखा जाता है कि हम जहाँ पे उनको रेयर कर रहे हैं वहीं पे मिल्किंग कर लिया। और ये इंडिविजुअल किसान जब होते हैं उनके लिए देखा जाता है कि एक एक अगर एनिमल्स रखा है तो वो कर सकते हैं। लेकिन जब यहीं डेयरी फार्म की अगर हम बात करें या फिर बहुत सारा एनिमल्स हमारे पास आ जाता है तो वहाँ क्या होता है? मैनेजमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ऐसा रूम चाहिए जहाँ पे हम एनिमल्स को ले गए और सारे एनिमल्स को एक वे में रख कर, एक रूम में रख कर हम वहाँ पे मिल्क निकाल लिए और दूध उत्पादन का स्थान हम बना दिए। तो मिल्क पार्लर का मतलब है कि हाउसिंग मैनेजमेंट में एक ऐसा रूम जहाँ पे एनिमल्स को दूध उत्पादन के लिए दूध देने का जो स्थान बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मिल्क पार्लर कहते हैं। डेट्स ऑल। इतना ही समझना है कि मिल्क पार्लर क्या होता है। मिल्क पार्लर को कनेक्ट कर लेना है ब्यूटी पार्लर से। ब्यूटी पार्लर क्या है? एक रूम ही तो है, उसमें क्या हो रहा है? एनिमल्स सॉरी लड़कियाँ क्या जा रही है उसमें? सजने संवरने जा रही है, तो वो मिल्क ब्यूटी पार्लर हो गया। उसी इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर लेना है मिल्क पार्लर या मिल्क बर्न। तो ये समझ में आ गया। अब अगला चलते हैं डाउन सेट कवर। डाउन सेट कवर का मतलब ये होता है कि जैसे आप टर्मिनोलॉजी पढ़े होंगे तो वहाँ पे एक चीज़ पढ़ा होगा आपने कि डाउन कवर सेट का मतलब क्या होता है? डाउन कवर का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई एनिमल्स होता है वो प्रेग्नेंट होता है तो उसमें कोई सिम्टम देखने को मिलने लगता है। जैसे सिम्टम का मतलब ये है कि वो थोड़ा कोई भी काम गति थोड़ा कम कर देगा, भोजन थोड़ा कम अपटेक करना स्टार्ट करेगा, रेस्टिंग पीरियड वो ज़्यादा चाहेगा यानी कि रेस्ट करना ज़्यादा चाहेगा। ये क्या होता है? डाउन कोवर होता है। और उस डाउन कोवर जो एनिमल्स है उसके लिए घर
ऊपर बनाना डाउन सेट कहलाता है। अब देखो एनिमल हम रेयर कर रहे हैं तो ब्रीडिंग पर्सपेक्टिव से भी करते हैं, क्योंकि ब्रीड करेंगे तब तो नया एनिमल्स आएगा, फिर दूसरे एनिमल्स आएगा, फिर उसका प्रोडक्शन होगा। तो ब्रीडिंग के लिए कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे कुछ ऐसे क्या, जितने भी एनिमल्स होते हैं जो प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए एक हाउस बनाते हैं कि अगर कोई एनिमल्स हो, ब्रीडिंग करना हो, या फिर जब एनिमल प्रेग्नेंट हो और जब बच्चा जन्म देने का समय आ जाए तो उस समय एक ऐसा हाउस होना चाहिए जिसमें क्या हो, वो रेस्ट कर ले। अब कोई एनिमल्स है ब्रीडिंग देने वाला है, यानी कि सॉरी, जो एनिमल्स है वो प्रेग्नेंट है और उसको सबके साथ में रख रहे हैं, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए एक हाउस हम बनाते हैं और उस हाउस में हम क्या करते हैं, उस एनिमल्स को स्टोर करते हैं, उस एनिमल्स को रखते हैं, और उसी हाउस को हम क्या कहते हैं, डाउन शेड या डाउन कवर कहते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा घर जिसमें एनिमल्स को, जिसमें हम प्रेग्नेंट एनिमल्स को रखते हैं बच्चे देने के कुछ समय तक, जब तक वो बच्चा ना दे दे, बच्चा देने के कुछ समय बाद तक भी रखते हैं, ताकि वो प्रॉपर जब ठीक हो जाए, प्रॉपर वो जब मेंटेनेंस कर ले सारी चीज़ें, फिर उसे हम वो वापस उसी इन्वायरमेंट में ला देते हैं। अब देखो, अब ये तो रहा, टर्मिनोलॉजी भी देख लिया हमने और हाउसिंग मैनेजमेंट भी देख ली, लेकिन अब प्रॉपर ये आ जाता है कि सर हाउस में हम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो एनिमल्स को कितना रखेंगे, और उसमें किसका रेशियो, तो मेल और फीमेल का रेशियो। मेल और फीमेल का मतलब ये है कि मेल कितना रखेंगे और फीमेल कितना रखेंगे, इसका रेशियो की अगर हम बात करें उसे हम कहते हैं मेल फीमेल रेशियो। किस में रखेंगे, तो हाउस, अब इसी बात है, हाउस हमने बना रखा है, हाउस बना रहे हैं तो हाउसिंग में रखेंगे। तो पहला आ जाता है हमारे पास काऊ एंड बुफैलो, यानी कि गाय एंड भैंस। तो गाय और भैंस की बात करें तो एक अनुपात, मतलब 1:50 का मतलब यह है कि 50 आप फीमेल रखेंगे और एक मेल रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेल हमें कोई प्रोडक्शन देगा नहीं, मेल हमें कुछ प्रोडक्ट करेगा नहीं, तो हम फीमेल इसलिए रखते हैं कि फीमेल हमें मिल्क देगी, और उसके साथ साथ मेल को हम रखना इसलिए संभावित करते हैं कि वो मीटिंग कर सके, वो मीट कर सके। किसके साथ मीटिंग करे, किसके साथ ब्रीडिंग करे, तो वो फीमेल के साथ। तो एक एनिमल्स यानी कि एक पुरुष के साथ, मतलब 30 महिला के साथ एक पुरुष फीमेल के साथ एक मेल हम रख सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होता है। अगर आप सीप एंड गोट पालते हैं, जैसे कि आप भेड़ और बकरी को पालते हैं, तो उसमें आप कितना रखते हैं, 1:20 या 13, यानी कि एक रेशियो 20 या 30, यानी कि एक जो रखेंगे वो मेल रखेंगे और 20 से 30 क्या रखेंगे, फीमेल एनिमल्स को रखेंगे। वहीं स्वाइन या सुअर या पिग को आप डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो उसमें 1:15, यानी कि एक मेल रखेंगे और 15 फीमेल रखेंगे। वहीं पोल्ट्री फार्म अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म में एक मेल और जो 10 होगा वो फीमेल का अनुपात आप रखते हैं, ठीक है। उसके बाद एरिया आपसे पूछ लिया जाए कि एरिया क्या होता है, तो उसको नोट करके, नेट लिख दिया गया है, नोट लिख लेंगे। नोट करके आप लिख लेंगे कि 2 से 3 एकड़ में हम 200 गाय रख सकते हैं। और आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 2.47 एकड़ होता है। कितना होता है, एकड़ होता है। तो ये 2 से 3 एकड़ है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर के आसपास में आप 200 काऊ रख सकते हैं, ठीक है। इतना इसमें कैपेसिटी है। उसके बाद कुछ और टेक्नोलॉजी टर्म है, टेक्निकल टर्म है, उसको समझते हैं। टेक्निकल टर्म में जैसे कि क्वारंटाइन सेट क्या होता है। क्वारंटाइन का मतलब ये होता है कि क्वारंटाइन को याद करने के लिए, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और याद रखते हैं कोविड-19 का जिस समय आया हुआ था, दौर आया हुआ था, वो काफ़ी मतलब एक भयंकर रूप था, ठीक है। उसमें हमें बहुत चीज़ें खोई, बहुत चीज़ें हमने देखा जो कि नहीं देखना चाहिए था। तो क्वारंटाइन सेट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि कोविड जिस समय आया था, उस समय कोई भी नया पर्सन कहीं से आता था, जैसे मान लो अपने घर का मेंबर है, कोई बाहर पढ़ता था, बाहर पढ़ने गया था, जिस समय हम उस समय पढ़ रहे थे पटना में, तो हमने जब घर पे आया तो घर पे आने के बाद हमें एक अलग हाउस में रखा गया। क्यों रखा गया, कि मान लो कि ये व्यक्ति हमारे लिए तो नया है अभी के लिए, चूँकि अभी कोविड आया है और कोविड के दौरान में ये दूसरे जगह से आया है, तो हो सकता है शायद इसका अगर कोविड हो तो 14 दिन में लक्षण देखने को मिल जाता था, कि 14 दिन में लक्षण देखने को मिल जाएगा, इसलिए 14 दिन से घर से बाहर रखते हैं। इस तरह पता चल जाएगा कि इसको कोविड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर 14 दिन में लक्षण आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कोविड हुआ है, 14 दिन में लक्षण नहीं आता है तो हम ऐसे समझेंगे कि इसको कोविड नहीं हुआ है, फिर हम इसे अपने घर में बुला लेंगे, ठीक है। तो उसलिए हम क्वारंटाइन रखते थे। तो उसी तरह एनिमल्स में क्या होता है कि
कि अब देखो प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको ऐसा कभी कभी लगेगा कि हम विदेशी नस्ल को भी लाते हैं। तो आप अगर कोई फॉरेन एनिमल्स को लाते हैं या फिर दूसरे जगह के कोई एनिमल्स को रखते हैं, तो अपने डेयरी फार्म में क्या करते हैं, एक ऐसा शेड बना देते हैं कि ताकि कोई एनिमल्स आए तो 30 से 40 दिन तक हम उसको वहाँ पे रखें। अब 30 से 40 दिन क्यों, हमारे अंदर तो कोविड का सिम्टम जो था वो 14 दिन में आ जाता था, लक्षण देखने को मिल जाता था, लेकिन एनिमल्स में 30 से 40 दिन में लक्षण देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे 30 से 40 दिन तक सिम्टम में क्वारंटाइन सेट में रखते हैं, और 30 से 40 दिन के बाद हमें पता चल जाता है कि ये एनिमल्स जो है, जितने भी एनिमल्स को हमने क्वारंटाइन सेट में रखा, उसमें अगर सिम्टम आ गया तो हमने समझ गया कि यहाँ पे इसमें दिक्कत है, तो इसको उस वाले ग्रुप में नहीं रखेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी 30 से 40 दिन में अगर हमें सिम्टम नहीं दिखता है तो हम ऐसे समझ जाते हैं कि ये एनिमल है जो स्वस्थ है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, 30 से 40 दिन एक ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे वो अकेला हो, किसी दूसरे एनिमल्स के साथ ना हो, तो उसे हम क्वारंटाइन सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदी में लिखा हुआ है, डेयरी फार्म के लिए नए खरीदे गए पशुओं को 30 से 40 दिन तक एक अलग हाउस में रखना क्वारंटाइन सेट कहलाता है। अब देखो दूसरा आ जाता है कि मिल्क प्रोडक्शन। अब एनिमल्स को हमने मिल्क के लिए पाला, तो उस मिल्क के प्रोडक्शन के लिए एक अलग से हाउस बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि एक तो पहला है कि मिल्क को हम स्टोर कर सकते हैं, और मिल्क निकालने के जस्ट हम कोई भी मिल्क को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कोई भी मिल्क को सेल नहीं करते हैं, तो स्टोरेज रूम के तौर पे हम देख सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर 400 से 700 लीटर मिल्क अगर डेली आपके डेयरी फार्म में हो रहा है तो आपको एक लार्ज यूनिट एरिया बनाना पड़ेगा। लार्ज यूनिट एरिया की अगर हम बात करें तो उसमें 400 से 700 अगर लीटर डेली दूध होता है, तो उसमें रूम का अगर हम बात करते हैं तो रूम का साइज होगा 3.75 से लेकर 5 सेंटीमीटर, इसमें रूम का साइज होगा। वहीं अगर हम बात करें कि स्मॉल डेयरी यूनिट क्या होता है, स्मॉल डेयरी यूनिट का मतलब है कि जिसमें एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो एनिमल्स इसमें 100 लीटर यानी कि 100 लीटर दूध डेली अगर होता है तो उसे स्मॉल यूनिट एरिया कहते हैं। और उसके लिए रूम साइज़ कितना बनाते हैं, तो 3.75 इंटू 3 मीटर का हम क्या रखते हैं उसमें रूम साइज बनाते हैं स्मॉल यूनिट के लिए, ठीक है। तो 2 यूनिट आपको समझ में आया। उसके बाद हाउसिंग, अब अलग अलग एनिमल्स के लिए अलग अलग हाउसिंग का यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी प्रकार का पर्सन हो, ह्यूमन्स बींग का अगर हम बात करें, मनुष्य की बात करें, तो उसके लिए हम हाउस ही कहते हैं। जैसे अलग अलग नाम से भी बुलाया जाता है हम लोग का, कि मेरा ये बिल्ला है, मेरा ये किला है, मेरा ये महल है, मेरा ये ताजमहल है। तो इसी तरह से बुफेलो और जो भी काऊ वगैरह भी होता है वो भी अपना एनिमल्स को क्या अपने आप को क्या कहता है कि हम लोग शेड में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, शेड में रहते हैं। जैसे उनके लिए शेड क्या हो गया, तो हाउस हो गया। जो एनिमल्स जो काऊ एंड बुफेलो के लिए जो घर होगा उस घर का क्या नाम होगा, तो शेड होगा। दूसरा शीप गोट और हाउस, शीप गोट हाउस की अगर बात करें तो उसके लिए जो हाउस होगा उसका हाउस का नाम होगा पेन। पेन जो होगा वो हाउस होगा, उसका दूसरा नाम है। पिग हाउस के लिए यानी कि सुअर के लिए जो घर बनाते हैं उस घर को कहते हैं स्टे। स्टे मतलब होता है रुकना, तो वहाँ पे रुकता है, इसलिए पिग को हाउस को हम क्या कहते हैं, स्टे कहते हैं, ठीक है। तो हाउसिंग याद रखना है। अब कुछ फ्लोरल जो जो फ्लोर है, जो हमारा फर्श है, वो रिक्वायर्ड होता है पर एनिमल्स के लिए। जैसे कोवर्ड एनिमल के लिए अलग होता है और ओपन एनिमल के अलग ही होता है। तो उसको हमको थोड़ा याद रखना होता है कि फ्लोर्स रिक्वायरमेंट क्या होता है किसके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इवन अगर हम बात करें तो एएफओ में इस टेबल से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आया तो ऐसे तो माना ही जाता है कि एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन आता है, तो आपको भी यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है। अब देखो ये डेटा की चीज़ें हैं, फैक्ट वाली चीज़ें हमने बता दिया कि क्या होता है। डेटा आपको खुद ही याद रखना होगा कि डेटा में कितना कितना परसेंटेज कहा जा रहा है। जैसे कि सबसे पहला अगर बात करते हैं काऊ यानी कि गाय का, तो 3.5 से लेकर इधर डबल कर लेना, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 7, यानी कि कोवर्ड एरिया हमारे पास कम एरिया होता है और ओपन एरिया हमारे पास ज़्यादा एरिया होता है, तो हम वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल करा सकते हैं। तो काऊ के लिए 3.5 से लेकर 7 पॉइंट तक। उसके बाद प्रेग्नेंट काऊ का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो काऊ बच्चा पैदा करने से पहले का जो सिम्टम होता है उसे प्रेग्नेंट कहते हैं। और उसमें 4 रखेंगे, 4 मीटर स्क्वायर रखेंगे एक एनिमल्स के लिए, और ओपन एरिया में कितना रखेंगे, तो 8 मीटर स्क्वायर रखेंगे। वो फैलो के लिए 4, उसके लिए डबल, यानी कि इधर 4 तो इधर डबल। कुछ ऐसे जगहों पे डबल नहीं करना होगा, इक्वल नहीं होगा, कुछ ऐसे जगह पे कम भी होगा, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि सारे ट्रिक एक ही में फॉलो करना है। अब हो जाता है बुल और बुलक, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि हमने नहीं बताया यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी तो दिया ही हुआ ही नहीं है, नहीं तो बताते हैं। बुल का मतलब ये होता है
कि जैसे दो एनिमल्स होते हैं, एक एनिमल्स होता है जो एनिमल्स हम क्या रेयर करते हैं मिल्किंग प्रोडक्शन के लिए, और दूसरा एनिमल्स होता है जिसे हम वर्क पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं रेयर करते हैं, जिसे एग्रीकल्चर काम कराया जाता है। जैसे पहले के दिनों में हम एनिमल्स का यूज़ करते थे, किस लिए, तो उसको यूज़ करते थे हम किस लिए, तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से लिए। तो मान लो कि कोई ऐसा एनिमल्स है जो जो क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से काम कर रहा है, तो उसका जो मेल पार्ट होता है, मेल ऑर्गन होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो उसको हम बुलक कहते हैं। अब मेल पार्ट क्यों रिमूव करते हैं, क्योंकि वो एनर्जी लेकर जाता है किसी ना किसी फॉर्म में। जैसे स्पर्म बनेगा तो स्पर्म खुद ना खुद एक एनर्जी गेन करेगा शरीर से, तो शरीर का एनर्जी गेन हो जा रहा है किसमें, स्पर्म फॉर्म में, तो अभी सी बात है वो काम थोड़ा कम करेगा, इसलिए हम उसका मेल पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। और एनिमल्स का मेल पार्ट क्या होता है, टेस्टिज होता है, तो टेस्टिज को हम रिमूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बुलक कहते हैं। वहीं एक एनिमल्स होता है जिसको हम टेस्टिज रिमूव नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। तो मेल पार्ट मतलब मेन एनिमल का मेल पार्ट को रिमूव कर देना बुलक कहलाता है, और नॉन कास्ट्रेटेड यानी कि जिसका मेल पार्ट का हम नहीं रिमूव करते उसे हम बुल कहते हैं। तो बुल के लिए 12 चाहिए और इधर 24 चाहिए। डाउन कोबर बताया था कि जो एनिमल प्रेग्नेंट होता है और कुछ समय बाद बच्चे का जन्म देने से पहले उसमें बहुत सारे बदलाव आता है, उस बदलाव को डाउन कोबर कहते हैं। डाउन कोबर के लिए 12 होता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ दे कि डाउन कोबर के लिए ओपन एरिया और कोवर एरिया के लिए कितना होना चाहिए, तो वो आप कहेंगे कि दोनों 12 होना चाहिए, यानी कि 12 मीटर स्क्वायर और 12 मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखना है। उसके बाद यहाँ आ जाता है कि यंग स्टॉक ऑफ अप टू 3, यानी कि 3 मंथ से अगर ज़्यादा है, यंग कोई अगर एनिमल्स है तो उसके लिए 1 और यहाँ पे 1.5, फिर 3 मंथ से ज़्यादा है, 3 और 6 मंथ के बीच में है तो 2.5 तक आप यहाँ पे एरिया उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। इसी तरह से करके फीट स्क्वायर में है। अब देखो मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे फीट स्क्वायर फीट में, तो वहाँ काफ़ी टाइम लग जाएगा और एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाएगा, और एनिमल क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट डाटा से पूछा जाएगा, तो एग्जैक्ट डाटा याद रखना है, ठीक है। तो उसमें काऊ में जैसे 80 से 100, और यहाँ पे तो ये डेटा देख लेंगे हम क्यों कराए, इसके बारे में सारी चीज़ें बता दी है। डेटा है तो डेटा आपको याद ही रखना है, टाइम वेस्ट करने से अच्छा ये अलग अलग शीट में अलग अलग करते हैं, तो ये भी कर लेंगे हम, पीपीटी ये प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्लोर रिक्वायरमेंट भी आप यहाँ पे देख लेंगे, फ्लोर रिक्वायरमेंट ओपन एरिया और क्लोज एरिया के लिए कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे देख लेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है गाय और बुफैलो का आपका, तो 3 मंथ से कम है तो कितना फीट रखेंगे, उसके बाद 3 और 6 और 3 मंथ के बीच में तो कितना रखेंगे, मोर देन 6 मंथ है तो कितना रखेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारा कंप्लीट रहा किसके बारे में, हाउसिंग मैनेजमेंट के बारे में। हाउसिंग मैनेजमेंट, तो हाउसिंग मैनेजमेंट में हमने हाउस बना दिया एनिमल्स के रहने के लिए, सारी चीज़ें व्यवस्था लगा दी, उसके लिए कितना फ्लोर रिक्वायरमेंट है वो भी बता दिया, सारी कंप्लीट हमने इन्फॉर्मेशन बता दिया। आई होप कि आप सबको एक एक पॉइंट एक एक लाइन एक एक क्लियर हुआ होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी विद्यार्थी का किसी भी टाइप का अगर दिक्कत हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, पिन जरूर करें। और हाँ, हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि यार फीडबैक देना है, तो आपने फीडबैक देना नहीं अच्छा समझा, तो मैं आपसे एक बार फिर से कह रहा हूँ कि आप जैसे क्लास एंड होता है, जैसे सेशन समाप्त होता है, आप एक बार फीडबैक दे दिया करो। इससे क्या होता है कि हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आप अगर सही फीडबैक देते हो तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ और थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल के साथ और करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाउसिंग मैनेजमेंट हमने समाप्त कर दिया, फिर कल देखेंगे कौन सा टॉपिक है उसको कवर करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बाकी अगर आप कहोगे कि सर एनिमल हस्बेंड्री डीपली से कराइए तो डीपली से भी कराएंगे, आप जिस तरह कहोगे। अब देखो यहाँ पे हमारा सिर्फ एग्ज़ाम पास करना था, इसलिए हम थोड़ा सा चल रहे हैं सब्जेक्ट जो टॉपिक वाइज है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी आप जिस तरह कहोगे उस तरह। बाकी चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।